हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के एजुकेशन जो एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स वाले समकालीन भारत में शिक्षा, जिसके हम अध्याय 1 से लेकर 6 तक की सारी यूनिट यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो हमने अभी लास्ट टाइम पे यूनिट 5 यानी कि अध्याय 5 किया था, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सारी बात कर ली थी। और अब जो इसका एक टॉपिक रह रहा था, जिसके अंदर हम जो है मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, वो रह गया था। तो आपका इसमें लेसन नंबर 5 का लास्ट टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपका लेसन नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार, अब हम इसके अंदर वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को बेहतर जीवन यापन सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना बेहतर जीवन यापन करना चाहता है तो उसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो है बताया गया है कि अधिकार प्राप्त है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी व्यक्ति समान अधिकारों की अपेक्षा करते हैं। यानी कि भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति, काला गोरा छोटा बड़ा, किसी भी जाति धर्म कोई भी हो, उस व्यक्ति को पूर्ण तरीके से सारे अधिकार जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में दर्शाता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान से 7 मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए थे, परंतु 1976 में क्या हुआ कि संविधान के 44वें संशोधन के दौरान, जो 44वां संशोधन था, उसके दौरान संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसके पश्चात एक कानूनी अधिकार, अब कुल 6 मौलिक अधिकार इसके अंदर शामिल हैं। तो आइए हम सारे मौलिक अधिकारों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे वो अधिकार हैं जिनके बारे में हमारे को यहाँ पर चर्चा करनी है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 से 25, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। तो सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के पश्चात शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में अनुच्छेद 21 ए में इसके साथ 21 ए के तहत इसे जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा जो है इसके अंदर समानता का अधिकार जो है उसको हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि समानता का अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक समान अवसर और विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। ये नागरिकों को जाति हो, धर्म हो, वंश हो, लिंग हो और अन्य जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, वंश का हो, लिंग का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार का या फिर कहीं पे भी जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अनुसार कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक विशिष्ट प्रावधान दिया गया, यानी कि आरक्षण की जो बात है वो इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण और शुल्क रियायतें प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अस्पृश्यता की अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार की किसी भी प्रथाओं को निषेध कर दिया गया है। तो ये था आपका अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए जरा यहाँ पर वास्तविक लोकतंत्र स्वतंत्रता के प्रावधान को दर्शाता है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की अनुमति देता है, जैसा कि स्वतंत्रता के अधिकारों में उल्लेख किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। यानी कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में अगर आप लोग जो है प्रोटेस्ट करते हो और अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो आप शांतिपूर्वक वो भी कर सकते हो, इस चीज के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार या कारोबार करने की बिल्कुल स्वतंत्रता इसमें। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है मानव व्यापार या बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी को काम करवाया जाता है और उसके बदले उसको कोई भी पैसा ना दिया जाए तो वो बेगार कहलाता है। अब बाल श्रम की बात करें, इस पर प्रतिबंध लगाया। बाल श्रम का मतलब चाइल्ड लेबर, ऐसी प्रणाली है जहां लोगों को जमींदारी और साहूकारों द्वारा शोषित किया जाता है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है और उसे दास श्रम कहते हैं। यह अधिकार बालाश्रम
मानव की खरीद फरोख्त और बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिबंध लगाता है। इन अधिकारों का उल्लंघन करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। यानी कि कोई भी 14 साल से छोटी उम्र का बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता है। अगर काम करता हुआ पाया जाता है तो जहां काम करेगा उसको जेल हो जाएगी। तो यहाँ पर बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है कि अगर एक लेबर की जो मजदूरी 450 रुपए है और अगर आप उसको जो है 200 रुपए देते हैं तो भी ये क्या है, उसका शोषण हो रहा है, तो उसके पास अधिकार है कि वो इसके खिलाफ में जो है केस कर सकता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत एकाधिक धर्म वाला देश है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करने का भी अधिकार है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो आप सभी धर्मों को मान सकते हैं। किसी भी धर्म के लिए कोई भी राज्य जो है इसमें निधि प्राप्त और सहायता प्राप्त नहीं प्रदान नहीं करता है। और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात भी बोली गई है कि किसी भी स्कूल के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर जो है आपको कहीं पर भी स्कूल के अंदर किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और कोई मंदिर जो है और कोई भी मस्जिद है तो इसके कार्य के लिए कोई भी निधि यानी कि कोई भी पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास ये एक अधिकार के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे भारत के अंदर जो है 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल से छोटे जो बच्चे होंगे इनको जो है राइट फॉर एजुकेशन है, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन, कि इनको जो है शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में संस्कृति, भाषा और लिपि की विविधता है। विविधता का मतलब है अलग अलग। तो संविधान के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उनकी भाषा और संस्कृति को विकसित करने और बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। यह उन्हें अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो आर्थिक सहायता देने के दौरान किसी भी शैक्षणिक संस्था के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक जो है अपने संस्कृति को बनाए रख सकता है। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा भी सहायता दी जाती है। इसमें समग्र संस्कृति के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी, यानी कि उसका एडवर्टीजमेंट करने में भी वो मदद मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है, ये एक ऐसा इलाज है जब कोई कहीं से कुछ नहीं होता तो ये अधिकार जो है सबका इलाज करता है। यानी कि लाख दुखों की एक दवा, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संपूर्ण अधिकारों की आत्मा है। इसको जो है इसको आत्मा भी बोला गया किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है इसको क्या बोला गया, ये हृदय और आत्मा है। ठीक है, इसको हृदय और आत्मा का नाम दिया गया है। इसमें बताया गया संविधान भाग 3 के अंदर न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। जब किसी नागरिक में मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में मदद के लिए जा सकता है। जैसे भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान है कि भारत के संविधान में उल्लेखित शिक्षा महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं कि 1976 में संविधान के जो 42वें संशोधन हुए थे इसमें कई मौलिक प्रावधानों में संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव करना। ठीक है, तो ये कई बदलाव किए गए थे जिसमें कि अनुच्छेदों में नागरिकों के अधिकारों को बचाने के प्रावधान थे और उन्हें आश्वासन देते हुए कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी और कानून द्वारा सुरक्षा भी मिलेगी। तो समानता का जो अधिकार है और भेदभाव के खिलाफ अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 के अंदर कानून के समक्ष समान है सब लोग। यानी कि कानून के समक्ष ये सब क्या है, सबके सब समान है। इसमें बोला गया है कि एक मौलिक अधिकार है जो कि इसे किसी व्यक्ति से वापस नहीं लिया जा सकता। समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्य, लिंग, जाति, वर्ग या सामाजिक स्तर, धर्म, जन्म स्थान या फिर वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं करेगा और कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, उन्हें विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे, उनके साथ कोई भेदभाव। अब अनुच्छेद 15 जो है वो क्या कहता है, इसमें बोला गया कि किसी भी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी कि मना किया गया है। नंबर 1, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। विकलांगता के अधीन व प्रतिबंध के संबंध में दायित्व है। इसमें बोला गया है कि किसी प्रकार का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो धर्म, जाति, वंश या लिंग या फिर किसी जन्म स्थान के आधार पर अलग है। दूसरा, किसी भी भारतीय नागरिक को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान पर या वंश के आधार पर दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या फिर कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़क, पब्लिक रिजॉर्ट जितने भी हैं उसमें जाने से नहीं रोका जा सकता। अगर आपने जो है फटीचर कपड़े भी पहने हुए हैं और आप किसी मॉल में जाना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं बिना किसी हिचक के, क्योंकि आपको पूर्ण तरीके से क्या है, अनुच्छेद 15 के तहत आपको यह अधिकार है कि आपसे कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती है। अगर आप वहां पर जो है पे करते हैं और आप वहां जाते हैं तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि राज्य द्वारा महिला, बच्चे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति जो SC, ST, OBC, ठीक है,
इनकी इनके लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है और अनुच्छेद 15 है उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता, यानी कि उनको एक क्या है रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का समर्थन करता है। हाशिए के समुदाय, हाशिए का मतलब होता है जो कि खत्म होने के कगार पर है, उसके उत्थान के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 2006 में संशोधित है और 93 संशोधन के पश्चात शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रवेश के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान कुछ अलग से यानी कि कुछ अलग से जो है एक्स्ट्रा इसमें सम्मिलित किए गए हैं। हमें सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना होगा। अगर सामाजिक रूप से वंचित समूह के बच्चे पिछड़ जाते हैं तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बराबर लाने के लिए एक विशिष्ट प्रयास और प्रावधान करने होंगे। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियोजन या फिर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी को समान अवसर मिलेंगे और किसी भी पद के संबंध में जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और नागरिक अपात्र होगा तो उससे विभेद किया जाएगा अगर वो उसके आधार पर किसी प्रकार से अलग होगा तो। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के उसमें से किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के लिए पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति से संबंध में जुड़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत, यानी कि ये बताया गया है कि भारत के रूप में जो है इसका निषेध किया गया है और बोला गया है कि उपाधियों का अंत राज्य सेना विधा संबंधित सम्मान व सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, इनके अलावा राज्य जो है सेना या फिर विधा संबंधित। अनुच्छेद 18(2) में भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। उसके आगे बोला गया है यहाँ पर कि जो सॉरी अनुच्छेद 18(3) में बोला गया है, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18(4) में बोला गया राज्य के अधीन लाभ विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट उपलब्धि या फिर पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बताया गया है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में बोला गया है सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता होगी, संघ बनाने की, संगठन बनाने की और बिना किसी हथियार के। ठीक है, इस हम ऊपर अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारे को इसमें जानना है क्या अनुच्छेद 21(1) में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार ये 86वें संशोधन के अधिनियम 2002 के अंदर जोड़ा गया है जो 21(a) है और अनुच्छेद जोड़ने के बाद में संशोधन अधिनियम द्वारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। इसमें बोला गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को क्या होगा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दी जाएगी। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक जो है कारखाने या खान में या फिर जहां पर भी जान का जोखिम हो वहां पर कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 45 के नए लेख के अंदर बताया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख भी शिक्षा का उपबंध, मतलब इसमें क्या है सभी बच्चों को जो है देख रेख भी और सभी बालकों के लिए 6 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास किया गया है। और 10 वर्षों के भीतर इसमें बताया गया है कि 1916 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये निर्देश पूरा नहीं किया जा सका और 100% प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोशपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है और आज भी इस पे कार्य चल रहा है। अनुच्छेद 46 में बोला गया है इसके तहत जो है संघीय सरकार अनुसूचित जाति है। संघीय सरकार क्या होती है, देखो ये तो एक तो राज्य सरकार होती है आपकी, एक होती है संघीय सरकार यानी कि संघ यानी कि केंद्र। ठीक है, जो मेन जो होती है तो अनुसूचित जाति आर्थिक शैक्षणिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह वर्णित करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को विशेष ध्यान रखे। ठीक है, और उसके बाद में बताया गया यहाँ पर आगे भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार। अनुच्छेद 29(1) बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिक के लिए अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। वो अगर भाई कहीं से भी है, वो अगर तमिल से वो इल्ले तो वो बोल सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। पंजाबी है वो कुछ बोलना चाहता तो वो बोल सकता है। अनुच्छेद 29(2) में बताया गया राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से यानी कि राज्य से जो पैसा प्राप्त होगा उससे संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूलवंश जाति या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या अनुच्छेद 30(1) में बताया गया कि भाषा धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) में ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन रहेगा, ये उसी के अंदर रहेगा। अनुच्छेद
347 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक की मांग पर राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकता है कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र उससे किसी भी भाषा भाग में प्रयोजन के लिए जो कि वह निर्दिष्ट है और विनिर्दिष्ट करे और शासकीय मान्यता उसको दी जाए। अनुच्छेद 350 में बोला गया है कि प्रत्येक को किसी भी व्यवस्था के निवारण हेतु संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को यथासंभव संघ में या फिर राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा के अंदर जो है अभ्यावेदन देने का हक देता है, यानी कि वो उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 351 में हिंदी का प्रचार, देखो भारतीय संविधान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास संवर्धन का प्रावधान करता है। संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का कर्तव्य शामिल करता है। हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है जो संविधान में निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिसमें कि भारत की सामाजिक और संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आमतौर पर जो व्यवहारिक तौर पर हिंदी पहले से ही देश के लिए संपर्क भाषा के रूप में उपयोग में है। धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकार, एक धर्मनिरपेक्ष भारत है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है। अब किसी प्रकार का किसी धर्म के साथ में कोई अलग से भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 25 में संविधान का यह अनुच्छेद दिया गया है कि इसमें धर्म की आवाज रूप से मानना, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को अच्छी तरीके 26 में बताया गया है कि कोई भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के लिए अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी अनुभाग का अधिकार धार्मिक पूर्व योजनाओं के लिए संस्थाएं संस्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करना, जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, ऐसी संपत्ति की विधि के अनुसार प्रशासन करने का ये अधिकार किसी धर्म के सामूहिक अधिकारों की रक्षा और प्रत्याभूति देता है। ठीक है, ये सब चीज इसके अंदर आती है। अनुच्छेद 27 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कर मतलब टैक्स, जिससे आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या फिर पोषण के अंदर पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है मौलिक अधिकार के बारे में जो है आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। तो मौलिक अधिकार से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपको यही बनेगा। तो आपको इस वाले यूनिट 5 जो है आपका, इसके अंदर से आपको ये जरूर करके लेकर जाना है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।